Hello everyone, this is Vivek Paul and watching Sankalp Education Jamtara. Welcome back to our chemistry class. So last class हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जो एटम्स के मॉडल आपने पढ़े हैं अभी तक, दैट आर थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में कुछ प्रॉब्लम देखे, रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम देखे, और रदरफोर्ड मॉडल में जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम ये था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में मूव करता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। ये कौन कहा? रदरफोर्ड ने कहा। तो जब ऐसा होता है तो आपने पढ़ा होगा, मैक्सवेल ने क्या कहा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल मूव करता हो तो उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रेडिएट होता है। तो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होता जाएगा, कम होते 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 वो सर्कुलर पाथ नहीं, स्पाइरल पाथ में जाकर के कहां पर गिर जाएगा? सेंटर पे आके गिर जाएगा ड्यू टू एनर्जी लॉस। ये फेल्योर था, सबसे मेजर फेल्योर जो था रदरफोर्ड के मॉडल का, वो ये था। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो फिर आगे बढ़ा, और आगे कौन आया? बोर मॉडल। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका बोर मॉडल से। देखिएगा, बोर एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला बात यही लिखा हुआ है ना, बोर रिटेन्ड द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो एसेंशियल फीचर्स था, जो मेन बातें थी, वो अभी भी बरकरार है। रदरफोर्ड के कई इंपॉर्टेंट बातों को बोर ने भी एक्सेप्ट किया। कौन कौन सी बातें वो थी, आगे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम नहीं कह रहे हैं, बोर ने भी ये बात नहीं कहा कि रदरफोर्ड का जो कंप्लीट मॉडल था वो फेल है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ बातें इसमें ठीक करना जरूरी है, तो उन्होंने ठीक किया आगे। तो जो बातें रदरफोर्ड में थी, जो जो इसेंशियल बातें थे, जो जरूरी बातें थे, आज भी उसमें बोर मॉडल में है, अभी भी है। बात करेंगे उसके बारे में। क्लियर है कि नहीं है? पहला लाइन समझ में आ गया है। नेक्स्ट लाइन में, however in order to account the stability of atom he introduced the concept of the stationary orbits। बच्चा ध्यान दीजिएगा, तो रदरफोर्ड मॉडल में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था, बोर मॉडल में भी है। दूसरा बात, रदरफोर्ड मॉडल में यह कमी था। क्या कमी था? कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उससे एनर्जी निकलेगा, और वो धीरे धीरे कहां पर आके गिर जाएगा? उसके न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर कोई बात यह नहीं था, फिक्स नहीं था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमेगा कहां? यस और नो? रदरफोर्ड ने क्या ये बताया था कि कहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा? नहीं, ये बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बट कहां? वी डोंट नो। तो बोर ने यहां पर हेल्प किया रदरफोर्ड को, एक कंसेप्ट लाया, और उस कंसेप्ट का नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम स्टेबल नहीं होता ना अगर रदरफोर्ड को माने तो, घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो स्टेबल नहीं है एटम रदरफोर्ड के हिसाब से। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाने के लिए बोर ने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। किसका कंसेप्ट लाया? स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट लाया। क्लियर है? तो चलिए बोर मॉडल के हम पोस्टुलेट्स एक एक करके देखते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा। लिखा हुआ है, द बोर पोस्टुलेट्स आर। पहला बात, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक एटम के पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम। क्या बोल रहा है? एक एटम के अंदर में एक पॉजिटिव जगह होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्या ये बात रदरफोर्ड ने नहीं कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था ना। तो रदरफोर्ड का ही बात को यहां पे रखा गया कि नहीं? समझ में आया? अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, सारे बातों को कैंसिल नहीं किया गया है, रदरफोर्ड की कई बातों को एक्सेप्टेंस मिला है बोर मॉडल में भी। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल है किस चीज का? नहीं, इस पूरे एटम के मास के कारण। इस पूरा एटम का मास ऑफ एटम क्या लिखते हो भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहां होते हैं दोनों? न्यूक्लियस के अंदर। तो इंटायर जो मास है, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसका? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो बात रदरफोर्ड ने कहा था वही बात बोर भी पहला अपना पोस्टुलेट्स में कॉपी पेस्ट कर दिया है। हम यहां पे ये बात कह सकते हैं, जो पहला पॉइंट है, दिस एजम्पशन इज
रिटेंशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, दिस पोस्टुलेट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, दिस स्टेटमेंट, या आप लिख सकते हैं दिस एजम्पशन इज रिटेंशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। बोलो रे बाबू, ये जो बात आप पढ़ रहे हो कहां से उठा के लाया गया है? रदरफोर्ड मॉडल से उठा के लाया गया है। तो पहला लाइन समझ में आया, लिखा था बोर रिटेन्ड द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल में एटम के बारे में जो जो बातें थे, कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट था, यहां भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहला पॉइंट है, हमने लिख दिया, दिस असम्पशन इज रिटेंशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला बात क्लियर है, मतलब ये बात बोर का भी कहना, ये बात रदरफोर्ड का भी कहना। सेकंड पोस्टुलेट में आते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ध्यान दीजिएगा, सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ डिफाइनाइट रेडियाई, मतलब डिफाइनाइट रेडियसेस में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये प्लेनेट के जैसा एक सिस्टम होगा, सोलर सिस्टम के जैसा होता है, ये कहा गया था। लेकिन कहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल था। यस और नो? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ठीक है, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ डिफाइनाइट मतलब समझ में आ रहा, फिक्स। देखो रे क्या लिखा हुआ, सर्टन, एक फिक्स जगह है जहां सिर्फ परमिट है, परमिट दिया हुआ है कि यहीं इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहां घूमेगा, या एक और जगह मान लीजिए बना दिया इस तरह से, यहीं घूमेगा, या और जगह बना दिया फिर वहीं घूमेगा, मतलब इस बीच में जगह अगर खाली है तो खाली है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, जो कि रदरफोर्ड ने यह बात नहीं कहा। यह बात कह रहा है या तो इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, या तो और भी आगे जाकर के ऑर्बिट्स होंगे, या तो यहां घूमेगा और आगे जा सकता है, या तो यहां आगे और घूमेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, मतलब समझ में आ रहा, सर्टन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स है, सर्टन है, फिक्स्ड है, परमिटेड है, परमिटेड मतलब कुछ जगह ही परमिशन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को वहीं घूम सकता है, कोई दूसरा जगह घूम नहीं सकता, कहीं और दूसरा जगह इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। आप सोचेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अगर कभी गया है तो पक्का यही रास्ता गया हो? नहीं पता, नहीं पता, आप नहीं कह सकते हो। इसके बारे में हमने बात किया था रेडिएशन में, क्या होता था, हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आता था, यहां से गायब होता था और यहां दिखना शुरू कर जाता था, बीच में रास्ता पता नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो समझ में आ गया है क्या बोल रहा है बोर, कि कहीं एक सर्टन परमिटेड जगह ही है, ऑर्बिट्स ही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और इसका रेडियस भी फिक्स है भाई, इसका रेडियस भी फिक्स है, मतलब पहला अगर ये ऑर्बिट है, अगर ये पहला ऑर्बिट है तो इसका रेडियस फिक्स है, ये अगर दूसरा ऑर्बिट है तो रेडियस फिक्स है, ये अगर तीसरा ऑर्बिट है तो ये रेडियस फिक्स है, फिक्स है। आपको पता चलेगा थोड़ा देर कि कितना है, पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिट का रेडियस कितना होना चाहिए, सब बातें पता चलेगी, ये सब कैलकुलेशंस से पता चलेगा, कैलकुलेशन करके बताया सब कुछ। क्लियर है कि नहीं? यहां तक दो बातें क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बात किया ये बात कि इलेक्ट्रॉन कुछ परमिटेड ऑर्बिट से ही है जहां मूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उनको हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे, आगे हम लिख देंगे। लेकिन उसके बारे में क्या कह रहा है कि परमिटेड है, तो कहां परमिटेड है? बोल रहा है परमिटेड कहां पर है। थर्ड पॉइंट उसका आंसर दे रहा, देखिएगा, द परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम of an electron is an integral multiple of h by 2 pi where h is the Planck constant। सर कुछ नहीं समझ में आया? अरे फिजिक्स है ना, कैसे समझ में? चल थोड़ा सा समझते हैं। क्या आपको मोमेंटम पता है? थोड़ा सा फिजिक्स का हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। क्या आपको मोमेंटम पता है? अरे मोमेंटम पता है कि नहीं पता है? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके पास मोमेंटम कितना है पता है? मास इंटू वेलोसिटी। बोलिए सर।
व्हाट इज मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो वो v वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज mv। चलिए अब थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक मास है जो कि स्ट्रेट चल नहीं रहा है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है या सर्कुलर रास्ता में मूव कर रहा है, जिसका मास कितना है? m है, और इसका वेलोसिटी कितना है? इसका वेलोसिटी क्या है? v है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन ये स्ट्रेट चल नहीं रहा है, कैसा चल रहा है? ऐसा घूमता हुआ चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? सर्कुलर रोटेशन कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है। तो यहां पर मोमेंटम होता है जब ये बच्चा, जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल करके घूमना शुरू कर दे तो उसी मोमेंटम को क्या कहना शुरू करेंगे हम? एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चा आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या सीधा ऐसा चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा कि एंगुलर मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। अब बात आता है एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम कुछ और नहीं, देखिएगा ध्यान से, ये मोमेंटम जो है m भी होता है, आपको पता है, बस आपको ये देखना होता है कि किस सर्कुलर ऑर्बिट में, माने कितना रेडियस है उस पर घूम रहा है। इसका रेडियस अगर आप r मान लो ना बच्चा लोग, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा m भी r। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या करना होता है? सिर्फ r से मल्टीप्लाई, क्योंकि सर्कुलर रेडियस जो है वो आप पर डिपेंड करता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे कई ऑर्बिट्स होंगे ना, आपको पता नहीं, एटम के अंदर एक ही ऑर्बिट होगा क्या? कई ऑर्बिट्स होंगे। और हम अभी थोड़ा देर पहले बोले सारे ऑर्बिट्स का रेडियस अलग अलग होंगे, तो रेडियस पे डिपेंड करता है ये बात कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कब ज्यादा होगा? ये रेडियस कम होगा तब कि रेडियस ज्यादा होगा तब? जब रेडियस ज्यादा होगा उस समय एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। यहां r बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया। एंगुलर मोमेंटम को बच्चा लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? l से। किससे? l से, याद रहेगा। और ध्यान रखिएगा, और जो लीनियर मोमेंटम, इसको मोमेंटम बोलिए या एक और नाम है इसका, क्या बोल रहे हैं? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मतलब समझ में आ रहा बच्चा? सीधा चलेगा। तब इस मोमेंटम को क्या लिखते हैं? p लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये जो है आपका फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ाएगा और डिटेल में थोड़ा बहुत बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया है? अब आए वापस हम। इसका मतलब ये बोर भाई साहब केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज भी रखते थे। अगर बिना फिजिक्स के नॉलेज रखे रिवॉल्यूशन ऑफ एनी पार्टिकल के बारे में बात किया जाए तो वो अधूरा है। अधूरा है कि नहीं है? यहां पर बात हो रहा है किसका? एंगुलर मोमेंटम का। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? एंगुलर मोमेंटम। तो अब वापस आते हैं। द परमिटेड ऑर्बिट्स are those for which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए बोल रहा है किसी ऑर्बिट का? ये रहा, चलो ये रहा एटम हम बना रहे हैं, ये पहला ऑर्बिट हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये पहला ऑर्बिट बनाया। इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है? r मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसका वेलोसिटी कितना हम मान लेते हैं? v वेलोसिटी है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? बोलो रे, m v r। यस और नो? अभी पढ़ाया। मास अगर क्या है इलेक्ट्रॉन का? m है। अगर मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? m है। वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m v r। और ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? बोर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होना चाहिए। मतलब h बाई 2 पाई गुना होगा, किसका गुना होगा? n का। और n क्या है भाई? अगर पहला ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 है, अगर दूसरा ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 2 है, अगर तीसरा ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 3 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है। सो दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय बोर फॉर अ परमिटेड ऑर्बिट। वहीं पे होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के गुना होगा। पूर्ण गुणज ऐसे बोलते थे। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब h बाई 2 पाई होगा, या 2h बाई 2 पाई होगा, या 3h बाई 2 पाई होगा, या समझ में आ रहा 4h बाई 2 पाई होगा। वहीं पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाए जाएंगे। कहां कहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो पहला ऑर्बिट अगर हम कहें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां m
भी, अगर रेडियस पहला का मान लिया R1, तो एम भी R1 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे h/2 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि n का वैल्यू यहां क्या है 1, पहला ऑर्बिट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अगर दूसरा ऑर्बिट का बात करें तो क्या लिखेंगे, एम भी R2 इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा सर 2h/2 हो जाएगा, दैट इज 2 काट देना, h/पाई हो जाएगा, जहां पे n का वैल्यू क्या लिखा है, 2 लिखा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट एम भी R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 3h/2 हो जाएगा बच्चा लोग, यहां पे n का वैल्यू क्या है 3 है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम एम भी आर होता है, यहां आर क्या लिखे हैं रेडियस, पहला ऑर्बिट का रेडियस हमने क्या लिखा R1, दूसरा ऑर्बिट का रेडियस R2, तीसरा ऑर्बिट का रेडियस R3, सब अलग अलग होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन का, बोलो जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, या तो h/2 या तो 2h/2 या तो 3h/2 या तो 4h/2। समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इस बात पे डिपेंड करता है। अगर पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2, अगर दूसरा ऑर्बिट में है तो 2h/2, अगर तीसरा ऑर्बिट में है तो 3h/2। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात था इनका, बोर का थर्ड पोस्टुलेट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए क्लियर है? यहां हम एल के बारे में यहां लिख दिए, अलग से नहीं लिख रहे हैं। व्हाट इज एल, व्हाट इज एम, क्या है लिखना है क्या? एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। डिपेंड करता है कि कहां घूम रहा है, पहला में तो R1 लिखेंगे, अगर दूसरा में तो R2 लिखेंगे, तीसरा में तो R3 लिखेंगे, एंड सो ऑन। एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, h/2। h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, बात कर चुके हैं पहले, प्लैंक थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो याद रहना पड़ेगा प्लैंक का कांस्टेंट है वो, और नीचे 2 पाई है, 2 पाई तो सबको समझ में आ रहा है। बोले क्लियर है? तो इन्हीं जगह में सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स को क्या कहा गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया। क्या कहा गया इन ऑर्बिट्स को, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया। बोले क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, चले नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है, देखिएगा। The electrons move in permitted discrete orbits, they do not radiate or lose energy। अभी बात की है हमने कि इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट्स में घूमते हैं उस समय यह कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अच्छा ये बताइए तो जरा, एनर्जी का लॉस होता कब है इलेक्ट्रॉन में, कारण क्या है? थोड़ा बहुत फिजिक्स से बात करें क्या, थोड़ा बहुत फिजिक्स से, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं आगे, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करते, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चा मोशन का, तो मोशन होता है 2 तरह का, मोशन होता है 2 तरह का। कौन सा 2 तरह का मोशन? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिस स्पीड के साथ या जिस वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, उसी वेलोसिटी के साथ चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो? क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अरे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, हम लोग जब बाइक चलाते हैं जरूरत पड़ता है तो ब्रेक लगाते हैं, रास्ता खाली मिलता है तो फिर स्पीड भी कर देते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज होता है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सुनो ध्यान से, इसमें वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है, अरे बदलता है वेलोसिटी। सुनो ध्यान से, अब जरा बताओ एक्सेलरेशन कहां आएगा, यहां पर कि यहां पर? एक्सेलरेशन आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तभी जाके एक्सेलरेशन आता है। तो आप कह सकते हैं यहां पे एक्सेलरेशन कुछ होगा, 0 नहीं होगा, बट यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बोलो यस और नो, समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? सुनो ध्यान से, अब आगे ये नहीं समझाना हमको, थोड़ा बहुत बेसिक से उठा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां पर। ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, आपसे पूछ रहे हैं यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म?
ये सवाल है एक्चुअली। क्या बोल रहे हो? यूनिट। सुनो ध्यान से, ये वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ क्या है? v ही है, हमेशा भी है। यहां भी जाएगा तो भी v है, यहां भी जाएगा तो भी v है, यहां भी जाएगा तो भी v है। अरे टेंजेंट के डायरेक्शन में हमेशा कीजिएगा, है ना, टेंजेंट के डायरेक्शन में हमेशा दिखाइएगा वेलोसिटी। सुनो बच्चा, यहां पे वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? वेलोसिटी क्या है? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर है। सो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां कह रहे हैं, मान ले यार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, एग्जांपल समझने के लिए। और यहां भी 5 मीटर पर सेकंड है, बस यहां भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 5 मीटर पर सेकंड है, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है। बट तुम देख पा रहा है डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। यहां डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है। देख भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चूंकि बदल रहा है, तो चूंकि ये वेक्टर है तो वेलोसिटी क्या बोलेंगे? बदल रहा है। यस और नो? यस, वेलोसिटी बदल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन बदल रहा है। अगर वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, तो वो क्या है? क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? मट जा रहे हैं? अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया है? ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अपने ऑर्बिट में तो वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक्सेप्ट कर लिए हो तो क्या हम आगे बढ़े? चलो सुनो, आगे बढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई ऑब्जेक्ट, सुनो अब आ रहा है मैक्सवेल अब आ रहा है मैक्सवेल। इन्होंने एक थ्योरी बनाया, इनका थ्योरी के हिसाब से कि जब कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, या कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन करता है, मतलब जहां एक्सेलरेशन जीरो ना हो, जहां एक्सेलरेशन जीरो ना हो, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, याद रखिएगा उससे एक रेडिएशन बाहर आता है। व्हेन an accelerated particle moves, it radiates. अरे it radiates। कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल अगर मूव कर रहा है दुनिया में तो उससे क्या निकल रहा है? रेडिएशन बाहर आ रहा है। और रेडिएशन है कि एक्चुअली में एनर्जी तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब तेरे को समझ में आया कि जब ये घूम रहा था तो मैक्सवेल ने क्या कहा था? अगर ये घूमेगा तो एनर्जी निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा तो एनर्जी निकलेगा, धीरे धीरे ये अपना एनर्जी खत्म करेगा, धीरे धीरे स्पाइरल पाथ पे चलेगा। इस तरह से चलते 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 कहां पर आ जाएगा? ये न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा बहुत बात जो हमने रदरफोर्ड में कहा था उतना डिटेल में नहीं गया था मैं, अब ये क्लियर कर दिया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैक्सवेल फिजिक्स में जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो ये बातें हम पढ़ाएंगे, वहां पे चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। अभी आपको समझ में आया? दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उससे रेडिएशन निकल रहा है, मतलब दैट पार्टिकल इज लॉसिंग देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यहां से क्या हो गया? जब ये मूव कर रहा था तो इससे निकलने लगा क्या? रेडिएशन, एनर्जी के फॉर्म पे, और ये धीरे 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 कहां गया? न्यूक्लियस पे आके गिर गया। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना? क्यों? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलिए आते हैं बी या केमिस्ट्री टीचर। चलिए ये थोड़ा बहुत जो फिजिक्स का बातें यहाँ पे आ गई, अब थोड़ा केमिस्ट्री टीचर बन जाते हैं। बोला था इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द परमिटेड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, दे डू नॉट रेडिएट और लॉस। यहां पे ये कह रहे हैं कि जिस जिस जगह हम कह रहे हैं ना तुमको इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिस जगह परमिटेड है इलेक्ट्रॉन घूमना, कहां कहां है परमिटेड? जिस ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम अगर किसका मल्टीपल हो? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, उसको बोलते हैं परमिटेड ऑर्बिट। वहां पर जब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उससे कोई एनर्जी का रिलीज नहीं हो रहा है। यहां लिख रहा है ये रेडिएट नहीं कर रहा है, या कह रहा है कि इससे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो जहां घूम रहा वो घूमते रहेगा। सवाल अब ऐसा उठ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैक्सवेल ने तो कुछ और ही कहा है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है।
ये होता है, ये प्रूव्ड है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका बात हम आगे करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं है? इसका पोस्टुलेट अभी मान लोगे ना ये बात कि यहां से एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी का लॉस नहीं होता। इस बात को प्रूफ करना होगा। ये आके माथा फोड़ देगा उसका। प्रूफ किए हैं, बताओ तुम कैसे प्रूफ किया है? तो ये भी प्रूफ किया है कि लॉस नहीं हो रहा, देखो इस कारण से। कारण आगे बात करेंगे। लिख रहा है यहां पे सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। चलो ध्यान दीजिएगा, अब से आप गांठ बांध लीजिए, ये जो ऑर्बिट्स है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमता है उन्हें हम क्या कहा करेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कहा करेंगे? या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। मतलब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं है, इससे रेडिएशन बाहर नहीं आएगा। रेडिएशन बाहर नहीं आएगा। अगर रेडिएशन बाहर नहीं आएगा तो ये अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? आगे बात करते हैं। इन दिस मैनर, इसी तरह से जो इसी तरह से क्या हुआ ना, बोर ओवरकम द रदरफोर्ड्स डिफिकल्टी टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो प्रॉब्लम था रदरफोर्ड्स का, जो डिफिकल्टी था रदरफोर्ड के एटम के स्टेबिलिटी के बारे में, उस स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था रदरफोर्ड का वो हटा दिया गया। उसको हटाने का प्रयास किया गया बोर के द्वारा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यही तो प्रॉब्लम था रदरफोर्ड कि घूमेगा घूमेगा और जल जाएगा गड्ढा। अरे न्यूक्लियस में, अब तो बता रहा है कि न्यूक्लियस में नहीं जाएगा क्योंकि रेडिएशन यहां से निकलेगा ही नहीं। अगर रेडिएशन निकलेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वहां घूमते रहेगा। इसीलिए नाम क्या दिया है? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब स्टेबल ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब स्टेबल ऑर्बिट, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, सुनो ध्यान से, हम क्या बोले? इसका नाम क्या दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है। सारे जितने भी ऑर्बिट्स होंगे सारे अपना अपना स्टेशनरी ऑर्बिट है। इसका सबका अपना अपना अलग अलग एनर्जी है। समझा कि नहीं समझा? सबका अपना अपना अलग अलग एनर्जी। तेरा सवाल ये हो सकता है कि कितना कितना एनर्जी है बताइए। बात करेंगे इसके बारे में, स्टेप वाइज चल रहे हैं, धीरे धीरे समझिएगा। पूरा ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी लेवल। सुनो ध्यान से, अगर इसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट है तो इसे हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल। दोनों अभी हमने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? स्टेबल ऑर्बिट। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसके पास जो एनर्जी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो इस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो फिक्स है, इस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो फिक्स है, इस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो फिक्स है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो लिख रहा है ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी लेवल। देख ध्यान से, ये एक एनर्जी लेवल है बच्चा, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, और भी बना सकते हो तुम। ये एक एनर्जी लेवल है, तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे दूर जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा है ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। इस ऑर्बिट के पास भी क्या है? एनर्जी है। अभी बोला ना स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब एनर्जी लेवल, उसके पास एनर्जी है। इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। और कह रहा है कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाइएगा उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा। याद रहेगा? मतलब सबसे कम एनर्जी कहां है? पहला जो ऑर्बिट है उसके पास। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा, तीसरा ऑर्बिट में उससे थोड़ा ज्यादा, चौथा ऑर्बिट में उससे थोड़ा ज्यादा। जितना दूर जाइएगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब सुनो, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर 1 2 3 4। इस तरह से नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? 1 पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। इस तरह से नाम देते हैं, नंबरिंग करते हैं। नाम कैसे देते हैं? लिख रहा एंड, कॉल्ड एज के एल एम एन। सबको पता है बच्चा लोग। पहला ऑर्बिट का नाम क्या है रे? के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन, ऐसे चलता जाएगा। और नंबरिंग करें तो के का नंबर कितना है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम है? इनको आगे से क्या बोलोगे? के एल एम एन, ये सब क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। या क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल्स। समझ में आ रहा? कहां पर एनर्जी ज्यादा होगा? के में कि एल में? एल में। के में एनर्जी सबसे कम, फिर एल में उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा एम में, उससे थोड़ा ज्यादा एन में। जितना दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? चलिए हम नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा? ऑर्डिनरीली एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन अ पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट। माने अगर कहीं पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरीली, मतलब नॉर्मल जिस तरीके से घूमना चाहिए उस तरीके से घूम रहा है ऑर्डिनरीली, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर कह रहे हैं स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। चले ध्यान से देखिए,
समझिएगा ध्यान से, बार बार हम बनाएंगे, जब तक आपको नहीं समझा पाए हम तब तक बनाएंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो या स्टेशनरी स्टेट बोलो। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से सुन, यहीं पे सब कुछ सीखने का काम है, ध्यान से सुन। तो जब स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा है ऑर्डिनरीली नॉर्मल तरीके से, सच अ स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? एटम का ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल कंडीशन, जहां इलेक्ट्रॉन को घूमना चाहिए वहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन जहां घूमना चाहिए वहां नहीं घूम करके उससे ज्यादा आगे, इसको हम क्या कहेंगे? लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे हायर एनर्जी लेवल। बोलो हाँ कि ना? पहला जो ऑर्डर होता है, सॉरी, पहला जो ऑर्बिट होगा उसके पास कम एनर्जी, उसके बाद ज्यादा एनर्जी, उससे भी आगे ज्यादा एनर्जी। तो यहां पे कौन सा लोअर एनर्जी लेवल है? ये है आपका क्या? लोअर एनर्जी लेवल, लेल। और इसको हम क्या कहेंगे? हायर एनर्जी लेवल, हेल। अगर इलेक्ट्रॉन हेल में जाए, समझ में आ रहा कि नहीं यार? हायर एनर्जी लेवल पे जाए, लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे, और अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करे, तो सुनो ध्यान से क्या लिख रहा है? व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इट जंप्स टू एनी हायर एनर्जी लेवल। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? बाहर से एनर्जी दे देंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा ज्यादा एनर्जी। कितना एनर्जी? ज्यादा एनर्जी। अब कितना ज्यादा एनर्जी होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, हम बोल रहे हैं, पक्का बोल रहे हैं, पहले बेसिक क्लियर करो उसका। क्लियर है कि नहीं? यहां से इसको यहां जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए तुमको पता होगा 2-3 क्लास के बाद, तो पहले आप समझो। हम बोल रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के जाने के लिए इसको क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहां कम एनर्जी है, इसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, तो ये जंप करके कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में। इसको क्या कहते हैं? जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल एंड इज सेड टू बी एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। कब? जब इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा था वहां पर उसको क्या मिल गया? फोकट का एनर्जी कहीं से मिल गया, और इस वजह से क्या हुआ? वो जंप करके हाई एनर्जी लेवल में चल गया और अब वहां घूमने लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है कि नहीं? अब घूमते घूमते अगर पैसा खर्चा हो गया, मतलब एनर्जी अगर उसका खर्च हो गया, एनर्जी खर्च हो गया मतलब एनर्जी क्या हो गया? निकल गया बाहर के तरफ, रेडिएट हो गया, रेडिएशन बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस जाएगा ना, कहां जाएगा? लोअर में, मतलब हेल टू लेल में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। उस समय क्या करेगा? देखो ध्यान से, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट द एनर्जी इज रेडिएटेड। जब भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में जाता है इलेक्ट्रॉन, तब एटम से क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है। याद रहेगा, रेडिएशन कब बाहर निकलता है? जब हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लो एनर्जी लेवल पाए, उस समय एनर्जी बाहर निकलता है, रेडिएशन बाहर निकलता है। और जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो हमको एनर्जी देना होगा, तब जाके जाएगा। बोलो क्लियर है कि समझ में आया? जब हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस स्टेट को क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? अगर नॉर्मल ऑर्डिनरीली जहां घूमना चाहिए वहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्लियर है कि नहीं? तो ये बातें, 5 जो बातें हमने यहां डिस्कस किया, ये पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल था। अब हम इन पोस्टुलेट्स के मदद से कुछ एडवांटेजेस देखने वाले हैं कि अगर हम बोर मॉडल पढ़ रहे हैं या हमने जो पोस्टुलेट्स अभी पढ़ा है, इनसे क्या क्या फायदा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अभी तक ये बात नहीं सीखे हैं कि ये जो पहला ऑर्बिट है, इस पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, ये जो दूसरा ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा, तीसरा ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा। आपने ये नहीं सीखा है कि अगर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, अगर दूसरा ऑर्बिट में है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, अगर तीसरा ऑर्बिट है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है आपको नहीं पता, हाँ सबसे कम है ये पता है, कितना है आपको नहीं पता। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है आपको नहीं पता, उससे थोड़ा ज्यादा, फर्स्ट ऑर्बिट से थोड़ा ज्यादा है, ये बात पता है। बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इन सारे बातों को हम नेक्स्ट क्लास में एडवांटेज ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ेंगे।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस लेक्चर को आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को बड़ा करके फायदा नहीं, उसको हम सेपरेटली लेंगे। रेडियस कितना होगा पहला ऑर्बिट का, एनर्जी कितना होगा पहला ऑर्बिट का, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सारा फिजिक्स, सारा पोस्टमार्टम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाय द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।